नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, कल के सेशन में हम लोगों ने है जो कि कहां तक पढ़ा था, उससे आगे है जो कि राजस्थान की चित्रकला के अंदर आज मैं आप सभी के लिए पार्ट 5 लेकर के आया हूं। यानी जो हमारी जानकारियां जो बची हैं उनको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो 5 के अंदर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मेवाड़े जो चित्र शैली, जो चित्र स्कूल थी, उसकी चित्र शैलियों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद में मारवाड़ की हम पढ़ रहे हैं, जिसमें दो के बारे में तो पढ़ लिया था। एक तो मारवाड़ के अंदर हम कह सकते हैं जोधपुर चित्र शैली के बारे में पढ़ लिया था, और एक किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, उससे आगे बात करते हैं। चलिए, आप लोगों ने अगर पीछे का सेशन नहीं देखा है तो आप लोग है जो कि इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग है जो कि सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथ साथ नोट्स ही बनाते रहना। जो भी मैं यहाँ लिखवाता हूँ उनमें से कोई भी चीज़ आपकी अनावश्यक नहीं रहेगी, और कोई भी आपके जो सिलेबस के अंदर जिस प्रकार से जो प्रश्न जो बनते हैं उनमें से कोई भी मटेरियल के अंदर कमी भी आपके लिए नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगाए। यानी पहले हम लोगों ने है जो कि मारवाड़ चित्र स्कूल के अंदर, मारवाड़ चित्र स्कूल के अंदर जो कितनी उप चित्र शैलियाँ हम पढ़ने वाले हैं। मारवाड़ चित्र स्कूल के अंदर 6 जो उपचित्र शैलियां हम लोग पढ़ने वाले थे, जिसमें एक तो हम लोगों ने पढ़ी थी जोधपुर चित्र शैली। ठीक है, अब जोधपुर चित्र शैली पढ़ ली, और 2 नंबर हमने पढ़ी थी किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ चित्र शैली। तो अब आप 2 नंबर ये लगा दिया। अब 3 नंबर लगा के लिखो, आप अजमेर चित्र शैली पढ़ते हैं। हेडिंग लगाओ अजमेर चित्र शैली। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी हम लोगों ने सेशन के बारे में जो पीछे बात की है उन सभी के बारे में आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन है जो कि कर लिया होगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक है। तो 3 नंबर लगा के लिखिए आप अजमेर चित्र शैली। ये भी किसका भाग है? अजमेर चित्र शैली। ये भी मारवाड़ चित्र शैली का ही क्या है, उपशैली है ना, अजमेर चित्र शैली। ठीक है, तो अब इनके बारे में पहले से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो अजमेर चित्र शैली है इसके अंदर जो कह सकते हैं कि एक अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है कि ये जो चित्र शैली है इसके अंदर हिंदू और मुसलमान, या फिर हम कह सकते हैं मुस्लिम और ईसाई, इन तीनों शैलियों का जो मिश्रित रूप माना जाता है वो किसको माना जाता है? अजमेर चित्र शैली को। देखिए, एक बार आप समझने की कोशिश करें। इस चित्र शैली के अंदर हिंदू और मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, इन तीनों जो धर्म, या फिर हम कह सकते हैं इन तीनों की जो शैली है, इन तीनों शैलियों का जो मिश्रित रूप है वो कौन सा माना जाता है? अजमेर चित्र शैली। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आप थोड़ा सा इसको अलग तरीके से नोट लगा के लिख दीजिए कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शैली का मिश्रित रूप क्या कहलाती है? ये चित्र शैली है जो कि अजमेर चित्र शैली कहलाती है। ठीक है, ये तमाम बातें आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। बाकी हम आगे समझते हैं। इसके अंदर देखिए, ये जो चित्र शैली है इसके अंदर जो चित्रकारी है वो कहाँ देखने को मिलती है? इसके अंदर देखिए, एक तो अजमेर के जो ठिकाने थे, जिसमें हम कह सकते हैं जो एक नांद ठिकाना था, जूनियर ठिकाना है, या फिर उसी के अंदर अगर हम बात करें तो जो शावर ठिकाना, इन सभी के अंदर है जो कि चित्रकारी देखने को मिलती है। एक खरवा हो गया ना, एक मसूदा है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो चित्रकारी है वो अजमेर के ठिकानों और गांवों में जो देखने को मिलती है। अब उसी के अंदर जैसे जो ठिकाने हैं, ये चित्रकारी, इस चित्र शैली की जो चित्रकारी है एक बार समझने की कोशिश करें, उसके बाद में हम लिखेंगे अच्छे से। इस शैली की जो चित्रकारी है वो ठिकानों, वो जो कहाँ पे, अजमेर के जो भी ठिकाने हैं, अजमेर के ठिकाने वह गांवों में देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए, अजमेर के जो ठिकाने हैं और गांवों के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें जो ठिकाने हैं उसके अंदर तो किस प्रकार से देखने को मिलती है? राजपूती संस्कृति के जो चित्र बनाए गए हैं और गांव में लोक संस्कृति के चित्र बनाए गए हैं।
देखिए यहाँ पे गांवों में है जो कि लोक संस्कृति के चित्र बनाए गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं लोक संस्कृति के जो चित्र है वो देखने को मिलते हैं, लोक संस्कृति के चित्र। और अजमेर के जो ठिकाने वहां पे कौन से चित्र देखने को मिलते हैं? राजपूती संस्कृति के चित्र, राजपूती संस्कृति के चित्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि हर एक कॉन्सेप्ट को या फिर हम कह सकते हैं हर एक तथ्य को समझने की कोशिश करना है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट रहता है, कहीं पे भी आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, तो मैं आपको क्या करूंगा दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। या फिर उसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं हल्का सा ट्रिक लगा के या फिर उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इस चित्र शैली का जो प्रमुख के चित्र था, जिसका नाम था राजा पाबूजी का चित्र। क्या नाम था? प्रमुख चित्र, राजा पाबूजी का चित्र, राजा पाबूजी का चित्र। ये किसने बनाया था? ये चांद ने बनाया था, जो कि जूनियर ठिकाने का था। किसने बनाया था? चित्रकार जिसका नाम था चांद। ये कहाँ का था? अजमेर के जूनियर ठिकाने का था। तो ये मैं आगे आपको तालिका बना के अच्छे से लिखवा दूंगा, कौन सा चित्रकार, यानी इसके पुरुष चित्रकार है या फिर हम कह सकते हैं महिला चित्रकार, उन सभी के बारे में अच्छे से आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद में इसी के अंदर बात करें तो जो महिलाओं का चित्रण इसके अंदर जो किया गया है, यानी अजमेर चित्र शैली के अंदर, उसमें मेहंदी लगे हाथों के जो चित्रण किए गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं मेहंदी लगे हाथों का चित्र वहां पे देखने को मिलते हैं। मेहंदी लगे हाथों के चित्रण, हाथों के चित्र या फिर हाथों का चित्रण हम कह सकते हैं, कहां देखने को मिलते हैं? ये किसमें है? महिला चित्रण के अंदर। और जो पुरुषों का चित्र है उसके अंदर क्या दर्शाया गया है? यानी राठौड़ी पगड़ी। कौन सी पगड़ी? राठौड़ी पगड़ी, या फिर हम कह सकते हैं मुगल पगड़ी का जो चित्रण इसके अंदर किया गया है। पुरुष चित्रण के अंदर मुगल पगड़ी का चित्रण है जो कि यहाँ पे किया गया है विशेष रूप से। और फिर इनके जो प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करते हैं तो चांद जिसने जो प्रमुख इसका चित्रकार था, यानी जिन्होंने एक प्रमुख जो इस चित्र शैली का जो चित्र माना जाता है राजा पाबूजी का चित्र, तो उसका जो चित्र बनाया था चांद, जो कि जूनियर ठिकाने का था। उसके बाद हम बात कर सकते हैं एक तैयब नाम का ऐसी चित्र शैली से संबंधित एक चित्रकार था, जो कि सावर ठिकाने का था। एक राम सिंह था जो कि नांद ठिकाने का था, और एक जाल सिंह और नारायण, ये दोनों खरवा ठिकाने के थे, और एक बचता आपके माधव सिंह जो कि मसूदा ठिकाने का था। तो ये जो चित्रकारों की बात अभी हम लोगों ने की है, ये इस शैली से है जो कि संबंधित चित्रकार माने जाते हैं। अब इसी के अंदर बात आती है महिला चित्रकार की। तो इसमें 3 जो लेडी चित्रकार थे जिसके अंदर बात करें तो एक तो था कौन थी? एक तो अली बख्श, एक शाहिबा थी, एक उसना। ये कहाँ की थी? ये अजमेर ठिकाने की थी, अजमेर की थी। एक तो थी अली बख्श, एक साहिबा थी, एक उसना। ये किस ठिकाने की थी? यानी अजमेर की थी। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या कर देता हूं कि इनको सभी को हम लिखने की कोशिश करते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट शैली के बारे में पढ़ते हैं। इसी के अंदर बस केवल इतना ही आपको क्या करना है, याद रखना है, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर इतना आपका जो मैटर बनता है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं अजमेर चित्र शैली के बारे में। तो लिखिए कि ये चित्र शैली हिंदू, मुस्लिम और ईसाई चित्र शैली का क्या है? मिश्रित रूप माना जाता है। ये चित्र शैली हिंदू कौमा मुस्लिम व ईसाई शैली का मिश्रित रूप माना जाता है। ईसाई शैली का मिश्रित रूप माना जाता है।
दिख रहा है अच्छे से? तो लिखिए इसमें कि ये जो चित्र शैली है वो हिंदू, मुस्लिम और सिख, इन तीन का कह सकते हैं, तो इनका जो मिश्रित रूप है वो माना जाता है। इस शैली की जो चित्रकारी है वो कहाँ देखने को मिलती है? अजमेर के ठिकानों और गांवों के अंदर देखने को मिलती है। इस चित्र शैली की जो चित्रकारी है, लिखिए, इस चित्र शैली की चित्रकारी इस चित्र शैली की चित्रकारी कहाँ देखने को मिलती है? लिखिए, अजमेर के ठिकानों व गांवों में देखने को मिलती है। व गांवों में देखने को मिलती है। ठीक है, और जिसमें लिखे कि जहां ठिकानों में तो, या फिर लिख सकते हैं अजमेर के ठिकानों में, जहां ठिकानों में राजपूती संस्कृति, जहां ठिकानों में तो राजपूती संस्कृति व गांवों में लोक संस्कृति के चित्र बने हैं। लोक संस्कृति के चित्र बने हैं। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसके जो प्रमुख चित्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा था? राजा पाबूजी का चित्र। लिखिए, इस चित्र शैली का प्रमुख चित्र, या फिर सीधा लिख सकते हैं प्रमुख चित्र। बने हैं, या फिर लिख सकते हैं बनाए गए, है ना? जैसे लिख दीजिए बनाए गए हैं। बनाए गए हैं। लिखिए प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्र कौन सा है? राजा पाबूजी का चित्र। इन्विटेड कॉमा राजा पाबूजी का चित्र। किसने बनाया था? जूनियर ठिकाने का था चांद नामक जो चित्रकार था, उसने जो कि इस चित्र को बनाया था। ये चित्र जूनियर ठिकाने के चित्रकार चांद के द्वारा बनाया गया था। तो लिखिए इसके अंदर डैश करके लिखे, ये चित्र जूनियर ठिकाने के चित्रकार, जूनियर ठिकाने के चित्रकार, क्या नाम था उसका? चित्रकार चांद के द्वारा बनाया गया, या फिर चांद द्वारा बनाया गया, चांद द्वारा बनाया गया। ठीक है, फिर महिलाओं के चित्रण, उनके बारे में बात करते हैं, यानी जो कैसे चित्र वहां पे बनाए गए हैं। मेहंदी लगे हाथों का चित्रण है जो कि किया गया है। तो लिखिए इतना, उसके बाद में आगे लिखते हैं। फटाफट से लिखे। चलो लिख लिया होगा ना?
अब ये 2 लाइन और लिखे इसके अंदर। एक तो लिखे महिला चित्रण, या फिर पहले पुरुष लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। महिला चित्रण, इसमें क्या लिखेंगे, मेहंदी लगे हाथों के चित्र बनाए गए, या फिर लिख दीजिए मेहंदी लगे हाथों का चित्रण, मेहंदी लगे हाथों का चित्रण। ठीक है। पुरुषों में क्या लिखोगे, लिखिए पुरुष चित्रण के अंदर पुरुष चित्रण। पुरुष चित्रण के अंदर आपको पगड़ी के बारे में लिखना है, यानी इसके अंदर है जो कि कौन सी पगड़ी है, राठौड़ी पगड़ी लिख दी, या फिर आप ऑब्लिक लगा के लिखे कि मुगल पगड़ी का चित्रण, राठौड़ी पगड़ी या फिर मुगल पगड़ी, है ना। लिखिए राठौड़ी पगड़ी या फिर ऑब्लिक करके लिखे मुगल पगड़ी का चित्रण, मुगल पगड़ी का चित्रण इसमें है जो कि किया गया है। किसके अंदर, जो पुरुषों के चित्र है उसके अंदर ये कह सकते हैं प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं जो पुरुष चित्रकारों के नाम और महिला चित्रकारों के नाम। तो लिखिए पुरुष चित्रकार, ठीक है। पुरुष चित्रकारों के अंदर 6-7 है ना, तो इसके अंदर लिखे, एक नंबर लगाने की कोई जरूरी है नहीं वैसे तो। लिखिए एक तो कौन सा, चांद, फिर कोष्टक में ठिकाने का नाम वैसे लिखते रहे ना, किस ठिकाने का था ये, जूनिया ठिकाने का था, जो भी हम लोगों ने बात की थी। इस चित्र शैली का जो प्रमुख चित्र था उन्होंने है जो कि बनाया था, ठीक है। और उसके बाद में बात कर सकते हैं, एक तो तैयब था, फिर लिखे तैयब, ये किस ठिकाने का था, तैयब था सावर ठिकाने का। एक था राम सिंह, तो ये नांद ठिकाने का था। एक जाल सिंह और नारायण, एक था माधो सिंह, ये मैं से माधो सिंह, मैं से मसूदा ठिकाने का था, मसूदा ठिकाने का था। और एक जाल सिंह है, जाल सिंह, और चलिए उनके बारे में लिखते हैं, एक जाल सिंह और नारायण, जाल सिंह, माधो सिंह नहीं, यहाँ पे माधोदास है ना, ये भूल में याद रह गया, माधोदास है ना। और एक तो जाल सिंह है और एक है नारायण, इन दोनों का साथ में लिख दो। ये दोनों किस ठिकाने के थे, खरवा ठिकाने के, खरवा ना। अब महिला चित्रकारों के नाम लिखते हैं। महिला चित्रकारों के नाम लिखते हैं, जिसमें तीन महिला चित्रकारों के नाम हम पढ़ेंगे, जो कि आपके किस ठिकाने से, या हम कह सकते हैं अजमेर से थे, है ना। तो जिसमें चिन्हों के बारे में लिखते हैं, देखिए 3 थे, एक तो अली बख्श, और एक थी साहिबा, एक थी उसना। तीनों में से लिख के अजमेर के चित्रकार थी या फिर अजमेर की थी, अजमेर की थी, या फिर अजमेर के चित्रकार थे, जो भी आप अपने हिसाब से इसमें लिख लेना, ठीक है, समझने के लिए।
तो ये आपको विशेष रूप से इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद करना है। देखिए इसके अंदर कुछ ज़्यादा था नहीं, एक बार आप कहें तो मैं रिवीजन आपको अच्छे से करवा देता हूँ। बस 2 पेज हुआ है इसका अंदर, है ना। देखिए अजमेर चित्रशैली है जो कि ये चित्रशैली हिंदू मुस्लिम और ईसाई इन तीनों का क्या है, एक मिश्रित रूप माने जाती है। इसके अंदर जो प्रमुख चित्र है वो कौन सा, राजा पाबू जी का चित्र, जो कि जूनियर ठिकाने का एक जो चित्रकार था, प्रसिद्ध चित्रकार जिसका नाम था चांद, उसके द्वारा बनाया गया था। और ऐसा कोई भी नाम आता है तो उसको क्या करना, आपको अच्छे से क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। और इसके अंदर जो चित्रकारी जो मुख्य रूप से देखने को मिलती है वो अजमेर के ठिकाने और गांवों के अंदर जो देखने को मिलती है, जिसमें जो गांवों के अंदर देखने को मिलती है उसके अंदर तो जो चित्र बनाए गए वो लोक संस्कृति के चित्र बनाए गए हैं, और ठिकानों के अंदर जो देखने को मिलते हैं वो राजपूती संस्कृति के चित्र उसमें है जो कि देखने को मिलते हैं। अब क्या करते हैं, इनके जो कुछ महिला चित्रकार थे और इसके अंदर कुछ पुरुष चित्रकार थे। तो पुरुष चित्रकार जो थे उसमें से देखिए एक तो चांद था जो जूनियर ठिकाने का था, एक राम सिंह था जो कि हम कह सकते हैं किस ठिकाने का था, नांद ठिकाने का था, और एक जाल सिंह और एक था नारायण, ये दोनों खरवा ठिकाने के थे। एक माधो दास था जो कि मसुदा ठिकाने का था, ठीक है। तो ये हम लोग है जो कि एक तेब था सावर ठिकाने का। और महिला चित्रकार के अंदर एक तो अली बख्श साहिबा और उसना, ये तीनों अजमेर की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, या फिर एक बार इतना लिख लीजिए ना, अच्छे से लिखने की कोशिश करें। फिर इसके बाद में एक प्रसिद्ध जो चित्रशैली है वो आपके सामने अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, बीकानेर चित्रशैली। आगे बढ़े, देखिए हेडिंग लगाए, 3 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया और 4 नंबर लगा के लिखे बीकानेर शैली, बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हर एक चित्र शैली जो है या फिर कोई भी टॉपिक है उसके अंदर मुख्य रूप से कई सारी जो सेम बातें रहती हैं, लेकिन कई सारे ऐसे जो पॉइंट ऐसे रहते हैं, जो ऐसे तथ्य होते हैं, उनको क्या करना है कि अलग से अच्छे से उसको पढ़ना होता है। देखिए हम लोगों ने कई सारी जो चित्रशैलियाँ अभी अब पढ़ी है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हर के अंदर एक अलग चीज़ जो पर्टिकुलर चीज़ रहती है जिसको हम खास तौर से याद रखने के वाली जो बात होती है। तो बीकानेर जो चित्रशैली एक ऐसी, या फिर हम कह सकते हैं एकमात्र जो चित्रशैली है जिसमें क्या है, नाम का जो अंकन किया गया है। यानी हम कह सकते हैं जो चित्रशैली है जिसमें चित्रों के नीचे तिथि वह नाम का अंकन है जो कि किया गया है। अगर पूछ ले कि तिथि व नाम का अंकन जो किस चित्रशैली से संबंधित है तो क्या हो जाएगा, बीकानेर चित्रशैली से। तो बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत है, नहीं होगा बीकानेर चित्रशैली से, ठीक है। तो ये बातें इसके अंदर हमें याद रखनी है। और इसके अंदर जो चित्रकारी कई प्रकार से की गई है, जिसमें आपके एक तो उस्ता कला है और एक है जो कि आपके मथेरना कला, इनके बारे में बात करेंगे। पहले एक आप समझने की कोशिश करें, बीकानेर जो चित्रशैली है इसके अंदर जो इस चित्रशैली का जो प्रादुर्भाव काल है वो किसके समय को माना जाता है, राय सिंह के समय को माना जाता है। देखिए समझने की कोशिश करें, प्रादुर्भाव काल है जो कि किसके समय को माना जाता है, राय सिंह के समय को माना जाता है। और स्वर्ण काल है जो कि किसके समय को माना जाता है, स्वर्ण काल, ये अनूप सिंह के समय को माना जाता है। अनूप सिंह के समय को इस चित्रशैली का है जो कि क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। यानी इसके अंदर बात करें तो जो महिलाओं के चित्रण है वो किस प्रकार के किए गए, मृग नयन जो चित्र यहाँ पे देखने को मिलता है, महिलाओं के चित्र। मृग नयन का क्या होता है, मतलब हिरण के समान आंखें उसकी है जो कि बनाई गई है चित्रों के अंदर, महिला चित्र के अंदर मृग नयन, है ना।
मृगनयन का मतलब क्या होता है, हिरण के समान जो आंखें बनाई गई है, किसके अंदर कह सकते हैं, बीकानेर चित्रशैली के अंदर हमें देखने को मिलती है। और देखिए विशेष के अंदर की जो राय सिंह के समय चित्रकार थे, एक तो रुकनुद्दीन और अली रजा, इन्होंने जो ये चित्रशैली प्रारंभ की थी बीकानेर के अंदर, हम कह सकते हैं। एक तो राय सिंह के समय एक तो कौन था, हम कह सकते हैं रुकनुद्दीन और अली रजा, इन्होंने है जो कि ये चित्रशैली प्रारंभ की थी, यानी इस चित्रशैली से संबंधित जो वहाँ पे चित्र बनाने जो शुरू किए थे। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि जो राय सिंह के समय ही जो मुगल प्रभाव है वो इस पे है जो कि प्रारंभ हो गया था, या फिर हम कह सकते हैं जो कि इस पे प्रभाव, मुगल शैली का जो प्रभाव है वो किसके समय में माना जाता है, राय सिंह के समय में। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो अनूप सिंह के समय जो कई सारे चित्रकार थे, जिसमें एक तो अली रजा था, रामलाल था और एक था हसन, इन्होंने हिंदू चित्रशैली से, या हम कह सकते हैं हिंदू संस्कृति और राजस्थानी काव्य पे सैकड़ों जो चित्र है वहाँ पे बनाए थे। इसलिए जो अनूप सिंह का जो काल है वो इस चित्रशैली का क्या माना जाता है, अनूप सिंह का काल इस चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कई सारे जो कह सकते हैं हिंदू संस्कृति और राजस्थानी काव्यों पे है जो कि चित्र बनाने उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे, जिनमें कौन कौन से चित्रकार थे प्रमुख, अली रजा थे, रामलाल और हसन, इन्होंने बनाए थे। और इस चित्रशैली के अंदर एक बात हम लोगों ने ये कर ली कि तिथि और नाम का अंकन है जो कि इसके अंदर चित्रों के अंदर, सभी चित्रों के अंदर किया जाता है। तो ये एक प्रमुख रूप से इसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। फिर इनके विषय वस्तु और चित्रों के बारे में अगर बात करें तो एक तो राय सिंह के समय जो आदि पुराण के चित्र है जो किसमें देखने को मिलते हैं, जो इस चित्रशैली के सबसे प्राचीन चित्र माने जाते हैं। आदि पुराण के चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस चित्रशैली के अंदर, जो क्या माने जाते हैं, इस चित्रशैली के सबसे प्राचीन या फिर हम कह सकते हैं सबसे पुराने जो चित्र इसके अंदर माने जाते हैं। और दो प्रकार की यहाँ पे है जो कि कला हम कह सकते हैं इसमें, एक तो उस्ता कला, उस्ता कला, और एक आते हैं मथेरना कला। अब उस्ता कला पे जो उस्ता कला यानी उस्ता जो जाति है कि ये मुस्लिमों के अंदर आती है। उस्ता जाति के जो मुस्लिमों ने जो ऊंट की खाल होती है उस पे चित्रकारी की थी। तो ये आप ऊ से उस्ता कला और ऊ से आप याद कर सकते हैं ऊंट। आपको अगर पूछ ले कि उस्ता कला किससे संबंधित है, यानी हम कह सकते हैं वहाँ पे जो मुस्लिमों की एक जाति है ना, और उस्ता कला के, अच्छा एक बात ये कि उस्ता कला के चित्र किस पे बनाए जाते हैं, तो अगर आप बात कर लीजिए कि उस्ता कला के चित्र किस पर है जो कि बनाए गए, दीवारों पे, कागज पे, कपड़े पे या फिर खाल पे, है ना, ऊंट की खाल पे। तो आपको ऊ से क्या रखना है याद है, ऊ से रखना है ऊंट, ऊंट की खाल। अब आपको यह भी पता है कि ऊंट की खाल पे काम आम आदमी तो कर नहीं सकता, कौन कर सकते हैं, मुस्लिम क्या करते हैं कि जैसे कि मतलब हम कह सकते हैं पशुओं की जो बलि वगैरह देते हैं, तो ऐसा काम यही कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए एक जरिया बनाए, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप सर्वधर्म जो सम्मान है, आप ऐसी कोई भी अलग से हम कह सकते हैं वहम आपको नहीं पालना है। ठीक है, उस्ता कला ऊंट हो गया, और इसको आप कह सकते हैं ये मुस्लिमों की एक है जो कि इन्होंने जो चित्रकार यहाँ पे थे, जो मुस्लिम चित्रकार थे, उन्होंने उस्ता कला पे है जो कि जो स्वर्ण चित्रकारी है जो कि की थी। और एक आता है मथेरना कला, ये किसी परिवार से संबंधित है। ये जैन परिवार में जो चित्रकारों ने क्या किया था कि जो धार्मिक स्थान थे वहाँ पे भित्ति चित्र बनाए थे। किन्होंने बनाए थे, जैन परिवार के जो हम कह सकते हैं जो धार्मिक स्थल थे, धार्मिक स्थलों पे भित्ति चित्र। अब भित्ति चित्र का मतलब हो गया, क्या हो गया, दीवारों पे जो चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, भित्ति चित्र। फिर इनके बारे में जो चित्रकार हैं इसके अंदर बस विशेष रूप से आपको क्या करना है, यानी जो चित्रकार है वो हम बात कर सकते हैं, एक तो उस्ता कला के चित्रकार अलग लिखेंगे, और मथेरना कला के चित्र है जो कि आपको चित्रकार या फिर कलाकारों के बारे में बात करते हैं। तो उस्ता कला के जो चित्रकार थे जिसमें एक तो आपका था रुकनुद्दीन, एक था अली रजा, एक ईसा था, एक था जिसका नाम था हिसामुद्दीन, एक था इब्राहिम और एक रशीद था। और उसके बाद में बात कर सकते हैं आपके रामलाल, और एक था चंदू, और एक था मुकुंद, और जय किशन और राम किशन। ये थे मथेरना कला से संबंधित जो चित्रकार। अब इनके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखने की कोशिश से करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं उसमें आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो इसके अंदर जो बातें होने चाहिए वो आपको समझ में
आ जाती है शायद, है ना। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। बीकानेर चित्रशैली आप लोगों ने हेडिंग लगा ली और लिखे। फिर प्रादुर्भाव काल राय सिंह के समय को माना जाता है और अनूप सिंह के समय को क्या माना जाता है, इस चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। लिखिए प्रादुर्भाव काल, प्रादुर्भाव काल डेस करके लिखे राय सिंह, फिर लिखे स्वर्ण काल, स्वर्ण काल के अंदर डेस करके लिखे अनूप सिंह, और फिर लिखे महिला चित्रण के अंदर महिला चित्रण, किस प्रकार के चित्र बनाए गए यहाँ पे डेस्क करके लिखे महिला चित्रण के अंदर मृगनयन, मृग का मतलब क्या होता है, हिरन, और नयन का मतलब क्या होता है, आंखें, है ना। तो लिखे डेस्क करके लिख सकते हैं या फिर कोष्टक में लिख दीजिए हिरन के समान आंखें, हिरन के समान आंखें। किन के चित्रों की बात कर रहे हैं हम, महिला चित्रण के अंदर मृग नयन यानी हिरण के समान आंखें वहां पे है जो कि दर्शाई गई है या फिर जो चित्रों के अंदर देखने को मिलती है। फिर लिखे आप विशेष, जिसमें राय सिंह के समय ये चित्रकारी है जो कि एक तो रुकनुद्दीन और अली रजा के दो जो चित्रकार थे, उन्होंने इस चित्रशैली को है जो कि क्या किया था, प्रारंभ किया था। लिखे विशेष के अंदर राय सिंह के समय, राय सिंह के समय चित्रकार कौन कौन थे, एक तो था रुकनुद्दीन और अली रजा, रुकनुद्दीन और एक था अली रजा, रुकनुद्दीन और अली रजा। इन्होंने जो कि इस चित्रशैली को क्या किया था, प्रारंभ किया था। अली रजा ने इस चित्रशैली को प्रारंभ किया। किसके समय में किया था, राय सिंह के समय। तो राय सिंह का जो समय या फिर हम कह सकते हैं राय सिंह का जो काल था वो इस चित्रशैली का क्या माना जाता है, प्रादुर्भाव काल माना जाता है। ठीक है। और अब उसके बाद में एक चीज और लिखे कि जो राय सिंह के समय इस चित्रशैली पे या फिर हम कह सकते हैं इस पे है जो कि मुगल प्रभाव पड़ा था। राय सिंह के समय, एक लाइन और लिख लीजिए, राय सिंह के समय इस चित्रशैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। राय सिंह के समय इस पर सीधा लिख सकते हैं या फिर इस चित्रशैली पर, इस चित्रशैली पर किसका प्रभाव पड़ा था, मुगल प्रभाव चित्रशैली पर मुगल प्रभाव पड़ा या फिर हुआ। ठीक है, लिखिए। और उसके बाद में हम बात करते हैं अनूप सिंह के समय कौन कौन चित्रकार थे जिन्होंने है जो कि ऐसा कार्य किया ताकि उनका जो काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है। लिखिए फटाफट से।
लिखिए फिर अनूप सिंह के समय, लिख लिए यहाँ तक। लिखिए अनूप सिंह के समय चित्रकार एक तो हसन और अली रजा और रामलाल इन्होंने है जो कि हिंदू संस्कृति व राजस्थानी जो काव्य थे उन पे सैकड़ों चित्र है जो कि बनाए थे। लिखे अनूप सिंह के समय इसलिए कह सकते हैं अनूप सिंह का जो काल है वो क्या माना जाता है, इस चित्र शैली का जो कि हम कह सकते हैं स्वर्ण काल माना जाता है। लिखिए चित्रकार कौन कौन थे, एक तो अली रजा था, अली रजा, रामलाल और एक था हसन, रामलाल और हसन। हसन ने हिंदू संस्कृति व ने हिंदू संस्कृति व राजस्थानी काव्यों पर सैकड़ों चित्र बनाए। इसलिए इनका काल इस चित्र शैली का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। सीधा लिखिए, इसलिए इनका काल इस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, फिर एक और लिखे, एक लाइन लिखे, तिथि व नाम अंकन इस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है। चित्रों पर तिथि व नाम अंकन इस चित्र शैली की क्या है, प्रमुख विशेषता रही है। चित्रों पर तिथि व नाम अंकन इस चित्र शैली की क्या रही है, इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है। प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है इस चित्र शैली के बारे में कि जो चित्रों पे नाम और तिथि, यानी जब भी जो भी चित्र बनाते थे तो उस चित्र का नाम भी उस पे लिखते थे नीचे और उसकी तिथि भी है जो कि ये चित्र कब बनाया गया ना। तो ये बातें तमाम जो कि इसके अंदर आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर इसके बारे में थोड़ी जो विषय वस्तु और चित्रों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, जिसमें राय सिंह के समय जो आदि पुराण के चित्र इसमें बनाए गए थे जो कि इस चित्र शैली के क्या माने जाते हैं, सबसे प्राचीन चित्र माने जाते हैं। तो लिखिए, एक लाइन और लिखिए, राय सिंह के समय, पहले हेडिंग लगाए इसमें, विशेष चित्र, विषय वस्तु या फिर चित्र। विषय वस्तु ऑब्लिक चित्र या फिर चित्र। देखिए राय सिंह के समय इस चित्र शैली के अंदर है जो कि क्या चित्र बनाए गए थे, आदि पुराण के जो चित्र है इसमें बनाए गए थे। राय सिंह के समय, लिखिए, राय सिंह के समय आदि पुराण के चित्र बनाए गए, या फिर ऐसे लिखिए, राय सिंह के समय बने आदि पुराण चित्र
चित्र इस चित्र शैली के सबसे प्राचीन चित्र माने जाते हैं। लिखिए इस चित्र शैली के इस चित्र शैली के सबसे प्राचीन चित्र माने जाते हैं। सबसे प्राचीन चित्र माने जाते हैं। ठीक है। राय सिंह के समय बने जो आदि पुराण जो चित्र थे वो इस चित्र शैली के सबसे प्राचीन चित्र माने जाते हैं। तो पूछ सकते हैं इसके अंदर कहीं से भी प्रश्न आपका बने सकता है। तो लिखिए अच्छे से। फिर उस्ता कला और मथेरना कला के बारे में पढ़ते हैं और फिर उनके बारे में जो उनके चित्रकार रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं ना। लिख लिया। फिर लिखे आप उस्ता जाति के जो मुस्लिम चित्रकार थे उन्होंने ऊंट की खाल पे है जो कि स्वर्ण चित्रकारी की थी। लिखिए उस्ता जाति के मुस्लिम चित्रकारों ने उस्ता जाति के मुस्लिम चित्रकारों ने ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रकारी की उस्ता जाति के जो मुस्लिम चित्रकार थे उन्होंने क्या किया था कि ऊंट की जो खाल थी उस पे जो स्वर्ण चित्रकारी है वो की थी। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। ऊंट की खाल और उस्ता जाति यानी इस चित्रकला का जो इस कला को क्या कहा गया, उस्ता कला कहा गया। एक आती है मथेरना कला। तो मथेरना कला के अंदर है जो कि भित्ति चित्र बनाए गए और इस पे ऊंट के खाल पे चित्र जो बनाए गए। मथेरना जो कि जैन परिवार के जो चित्रकार थे, मथेरना के अंदर हम कह सकते हैं जैन परिवार के चित्रकारों ने धार्मिक स्थान जो थे उन पे जो भित्ति चित्रण का कार्य है जो कि किया था। लिखिए एक लाइन और लिखे। मथेरना जैन परिवार के चित्रकारों ने मथेरना जैन परिवार के चित्रकारों ने जैन परिवार के चित्रकारों ने धार्मिक स्थलों पे है जो कि क्या किया था, जो भित्ति चित्रण का प्रयोग जो हम कह सकते हैं कार्य किया था। धार्मिक स्थानों पर भित्ति चित्रण का कार्य किया। धार्मिक स्थलों पर या फिर धार्मिक स्थानों पर कैसे भी लिख देना आपने, धार्मिक स्थानों पर भित्ति चित्रण का कार्य किया। फिर लिखते हैं उस्ता कला के चित्रकार और मथेरना कला के चित्रकार। लिखिए इधर लिखते हैं उस्ता कला के चित्रकारों के नाम। चलिए लिखिए
एक हेडिंग लगाई, चित्रकार। लिखते हैं, चलिए लिखते हैं। रुकनुद्दीन, अली रजा, हसन, ईसा, हिशामुद्दीन, इब्राहिम, और हम कह सकते हैं एक तो रुकनुद्दीन था, और एक था इसके अंदर अली रजा, हसन था, ईसा था, और है जो कि एक था हम कह सकते हैं इब्राहिमुद्दीन और हिसामुद्दीन, और एक था रशीद। ये है जो कि इसके अंदर क्या थे, प्रमुख चित्रकार थे। एक कौन था, रशीद। शाह है ना, रुकनुद्दीन, अली रजा और हसन, ईसा, हिसामुद्दीन, इब्राहिम, रशीद। और अब 5 चित्रकारों के जो नाम, ये तो कौन सी चित्र कला से संबंधित थे, किस कला से संबंधित थे, इसमें लिख दीजिए आप उस्ता कला से संबंधित, सीधा लिख दीजिए उस्ता कला के चित्रकार या फिर कलाकार, उस्ता कला के कलाकार या फिर जो भी चित्रकार आप लिख दीजिए। फिर 4-5 उसके हैं, उनके बारे में थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं। 5 है ना उनके, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं मथेरना कला के चित्रकार, जिसमें लिखिए एक था रामलाल चंदू, रामलाल चित्रकार, एक था चंदू, एक था मुकुंद, जय किशन और राम किशन, एक था जय किशन और एक राम किशन। वैसे कोई कठिनाई नहीं है इसके अंदर याद करने में। देखिए राम लाल, राम किशन, जय किशन, मुकुंद और चंदू। ये किस कला से संबंधित थे, मथेरना कला के चित्रकार थे। मथेरना कला के चित्रकार या फिर कलाकार, जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखिए फटाफट से। उसके बाद में नेक्स्ट आगे की जो चित्रकारी पढ़ते हैं, यानी 2 आज पढ़ लिए नहीं अभी, अजमेर और हम कह सकते हैं आपके जो कि बीकानेर चित्रशैली के बारे में 2, और इसके अंदर बच जाते, एक तो नागौर चित्रशैली के बारे में पढ़ते हैं और एक जैसलमेर चित्रशैली के बारे में पढ़ते हैं। जैसलमेर जो चित्रशैली है वो एकमात्र ऐसी जो चित्रशैली है जिसमें किसी भी जो बाहरी चित्रशैली या फिर हम कह सकते हैं बाहरी किसी का भी जो प्रभाव है वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो लिखिए एक बार फटाफट से। उसके बाद में नागौर चित्रशैली के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ ध्यान में रखने की बातें नहीं है, जिसमें एक तो आपको बात याद रखनी है कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग है जो कि किया गया है, और पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण किया गया, यानी जिसमें जो चित्र बनाए गए उसमें जो कपड़े, उन चित्रकारी के अंदर जो कपड़े जो बनाए गए हैं चित्र, तो वो पारदर्शी चित्र है, यानी हम कह सकते हैं जिनसे आप कह सकते हैं
एक साइड से दूसरी साइड जो भी मतलब हम कह सकते हैं दिख सकता है। और वृद्धावस्था के जो चित्र उसके अंदर बनाए गए नागौर चित्रशैली के अंदर। और उसके बाद में हम बात करेंगे जैसलमेर चित्रशैली के बारे में। लिखिए पहले इतना फटाफट से। चले अब हेडिंग लगे 5 नंबर लगा के, नागौर चित्रशैली। नागौर चित्रशैली, ठीक है। इसमें 4-5 बातें आपको याद रखनी है। एक तो इसके अंदर लिखिए कि इसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। इसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। रंगों का प्रयोग किया गया। और एक लिखे इसमें जो पारदर्शी जो वेशभूषा का या फिर हम कह सकते हैं पारदर्शी जो वस्त्रों का चित्रण है जो कि किया गया। पारदर्शी इसमें वेशभूषा का चित्रण किया गया। वृद्धावस्था का चित्रण किया गया या फिर हम कह सकते हैं इसी के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो वृद्ध व्यक्तियों के या फिर हम कह सकते हैं जो पुराने वृद्धावस्था के जो कि चित्र बनाए। ऐसे लिख दीजिए, इसमें एक लाइन लिखनी है, वृद्धावस्था के चित्र बनाए गए। वृद्धावस्था के चित्र बनाए। बस नागौर शैली के अंदर क्या करना आपको इतना ही बात है जो ध्यान में रखनी है। फिर 6 नंबर लगा के लिखिए जैसलमेर चित्रशैली के बारे में पढ़ते हैं। जैसलमेर चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली के बारे में अगर बात करें तो पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसके अंदर देखिए ये जो जैसलमेर चित्रशैली है ये शुरुआत में या फिर हम कह सकते हैं प्रारंभिक के तौर पे ये जो चित्रशैली है ये किस चित्रशैली की का ही भाग मानी जाती थी। ये जोधपुर शैली का ही एक भाग थे, लेकिन कुछ समय बीतता गया कालांतर के अंदर है जो कि ये जोधपुर चित्रशैली से है जो कि अलग हो जाती है। कौन सी चित्रशैली की बात कर रहे हैं? जोधपुर जैसलमेर चित्रशैली की। तो ये जोधपुर से है जो कि अलग हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जोधपुर से अलग होने पर भी कभी भी इसी चित्रशैली पे है जो कि जोधपुर चित्रशैली का प्रभाव है जो कि देखने को नहीं मिला। और ये एकमात्र ऐसी चित्रशैली जो मानी जाती है जिसने कभी भी जो बाहरी जो प्रभाव होता है यानी किसी चित्रशैली पे जो हम कह सकते हैं अपभ्रंश शैली का प्रभाव पड़ा है, किसी पे मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है, तो तमाम जो भी शैलियां हैं उन सभी पे प्रभाव है जो कि किसी न किसी का पड़ा है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी जो चित्रशैली है जिसपे बाहरी जो भी चित्रशैलियां थी, जो भी प्रभाव थे, उनको जो कि इन्होंने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया था। ठीक है। और सर्वाधिक जो चित्र है इसके अंदर देखने को मिलते हैं लोदरवा की जो राजकुमारी थी मूमल, उसका चित्र इसके अंदर है जो कि देखने को मिलता है। और इस चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसके समय को माना जाता है? मूलराज द्वितीय के काल को माना जाता है। और उसके बाद में हम बात करें तो इस चित्र शैली को जो संरक्षण प्रदान के अंदर अगर बात कर दी जाए, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जैसलमेर चित्रशैली को संरक्षण प्रदान है जो कि किसने किया था, तो उसमें जो नाम आते हैं वो हर्राई का भी आता है और अखेराज का भी आता है और मूलराज द्वितीय का भी आता है। उन्होंने इस चित्रशैली को है जो कि संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि चित्रशैली जो जैसलमेर चित्रशैली है उसका स्वर्ण काल किसके समय को माना जाता है, तो उसमें बात कर सकते हैं मूलराज द्वितीय का जो समय जो काल है वो इस चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है।
तो लिखिए इसके बारे में थोड़ी सी बातें लिखते हैं। जैसलमेर चित्रशैली के बारे में पढ़ते हैं। इस चित्रशैली को हरिराज, अखेराज और हम कह सकते हैं हर्राय और अखेराज मूलराज द्वितीय ने है जो कि संरक्षण प्रदान किया था। लिखिए इस चित्रशैली को हर्राय अखेराज वह मूलराज द्वितीय ने क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। वह मूलराज द्वितीय ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। और लिखे मूलराज द्वितीय का काल इस चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। मूलराज द्वितीय का काल इस चित्रशैली का क्या माना जाता है? काल इस चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इस चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। लिखिए और उसके बाद में लिखिए एकमात्र ऐसी जो चित्रशैली जिन्होंने बाहरी जो प्रभाव था उनको है जो कि स्वीकार नहीं किया था। तो लिखिए इतना एक बार, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट लिखते हैं आगे। देखिए लिखिए कि प्रारंभिक समय में ये चित्रशैली किस चित्रशैली की भाग थी? जोधपुर चित्रशैली का ही एक भाग थी। प्रारंभिक समय में लिखिए प्रारंभिक समय में ये चित्रशैली किस चित्रशैली का ही भाग थी? ये चित्रशैली जोधपुर चित्रशैली का ही एक भाग थी। जोधपुर चित्रशैली का ही एक भाग थी। एक भाग थी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ था? लेकिन कालांतर में ये जोधपुर चित्रशैली से अलग हो जाती है। ये जोधपुर चित्रशैली से अलग हो जाती है। देखिए एक बात इसके अंदर ये भी है कि जोधपुर शैली से ये अलग हुई थी, लेकिन इसके अंदर जोधपुर शैली का जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिला था। कह सकते हैं कि यानी जोधपुर से अलग होने पर भी इस पे कभी जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं दिखा। एक लाइन और लिखे, ये चित्रशैली जोधपुर शैली, या फिर सीधा लिखिए कि जोधपुर जो चित्रशैली से है जो कि अलग होने पर भी, ये चित्रशैली जोधपुर से अलग होने पर भी कभी इस पर, या फिर लिखे जोधपुर से अलग होने पर भी इस पर कभी भी है जो कि जोधपुर शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिला। होने पर भी इस पर कभी जोधपुर चित्रशैली का प्रभाव देखने को नहीं मिला। जोधपुर चित्रशैली का प्रभाव नहीं दिखा।
ठीक है। अब लिख दीजिए एक बाहरी आवरण वाला वो लिख दीजिए, स्वीकार इसने है जो कि नहीं किया था, यानी एकमात्र चित्रशैली जिसने कभी भी जो बाहरी प्रभाव को स्वीकार नहीं किया। लिखिए एकमात्र चित्रशैली जिसने बाहरी प्रभाव को स्वीकार नहीं किया। जैसलमेर चित्रशैली एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिन्होंने बाहरी प्रभाव को स्वीकार नहीं किया। लिखिए एकमात्र चित्रशैली जिन्होंने कभी भी बाहरी प्रभावों को स्वीकार नहीं किया। लिखिए और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इस पे, जो इस चित्रशैली के अंदर जो सबसे ज्यादा या फिर सर्वाधिक मात्रा में जो चित्र देखने को मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? लोद्रवा की राजकुमारी मूमल के देखने को मिलते हैं। तो लिखिए इसके अंदर एक लाइन और लिखिए, इस चित्रशैली में सर्वाधिक चित्र इस चित्रशैली में सर्वाधिक चित्र किसके देखने को मिलते हैं? लोद्रवा की राजकुमारी कौन थी? मूमल। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल के चित्र बने हैं। मूमल के चित्र बने हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो मारवाड़ चित्रशैली के अंदर आपको एक नाम, एक उप चित्रशैली जो मुख्य रूप से जब छह के बारे में पूछते हैं मारवाड़ के अंदर, एक तो जोधपुर चित्रशैली हो गई, एक किशनगढ़ चित्रशैली, एक अजमेर हो गई, नागौर हो गई, एक जैसलमेर हो गई। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं हम लोगों ने जो कि पढ़ लिए है इन छह चित्रशैलियों के बारे में। और एक बीकानेर हो गया ना, तो छह हो गई। लेकिन एक अपवाद के रूप में अगर हम कहें तो एक नाम और भी आ जाता है, घाणेराव चित्रशैली। घाणेराव जो शैली है वो भी मारवाड़ स्कूल की ही जो कि उपशैली मानी जाती है। तो एक लिख दीजिए आप नाम, घाणेराव कहाँ पे है? पाली के अंदर है। तो एक और नाम लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद में घाणेराव शैली एक लिख दीजिए, ये भी मारवाड़ स्कूल का ही भाग मानी जाती है। 6 नंबर लगा के लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख दीजिए नोट करके, घाणेराव शैली, घाणेराव चित्रशैली जो भी मारवाड़ स्कूल का ही भाग मानी जाती है। मारवाड़ स्कूल का ही भाग मानी जाती है। तो ये भी लिखना आपको ना, घाणेराव। कहां पे? घाणेराव पाली। ठीक है, बाकी लिख लीजिए ये एक घाणेराव शैली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मारवाड़ स्कूल को खत्म कर रहे हैं और उसके बाद में है जो कि ढूंढाड़ स्कूल शुरू करेंगे और उसके बाद में हाड़ौती स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। तो ढूंढाड़ के अंदर है जो कि नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे
जिसमें जयपुर चित्रशैली से शुरू करेंगे। ढूंढाड़ का सबसे जो प्राचीन हम कह सकते हैं सबसे जो बड़ी चित्रशैली है वो जयपुर चित्रशैली, जिसमें जो प्रादुर्भाव काल है वो स्वाई जय सिंह के समय को माना जाता है। स्वर्ण काल है जो कि प्रताप सिंह के समय को माना जाता है, और उसमें जो रंग का प्रयोग किया गया है वो हरे रंग का प्रयोग किया गया है, और वृक्ष है जो कि पीपल वट वृक्ष का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं आपके पशु, जो हाथी घोड़े का चित्रण उसके अंदर किया गया है, पक्षी मोर का चित्रण किया गया है, और महिला चित्रण जिसमें जो मीनकृत आंखें होती है ना, मीन का मतलब होता है मछली के समान जो आंखों का वहां पे चित्र किया गया है, और पैरों में जूते जो जूतों का चित्रण है जो कि महिलाओं के चित्रणों के अंदर किया गया है। देखिए ऐसा हम कह सकते हैं वर्तमान समय में जो महिलाएं हैं वो जूते पहनती है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीबोगरीब हम कह सकते हैं। महिला के पैर के अंदर जो जूते पहने हुए ये चित्रण उसके अंदर किया गया है, जयपुर चित्रशैली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और पुरुष चित्रों के अंदर अगर अपन देखें तो जो दाढ़ी मूंछ वाले यानी दाढ़ी मूंछ बिना, दाढ़ी मूंछ रहित का मतलब होता है बिना दाढ़ी मूंछ के जो चेहरे ऐसे है जो कि वहाँ पे चित्र बनाए गए। देखिए अब हम बात करें तो जयपुर चित्रशैली के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं उसमें जो पुरुषों के चित्र है वो ना ही तो उनके कोई मूछें हैं और ना ही उनके है जो कि कोई दाढ़ी है, ऐसे चित्र है यानी दाढ़ी मूछ रहित जो फेस वाले जो चित्र है, लेकिन उनके जो शरीर पे है जो कि चेचक के निशान है, चेचक के निशान वाले चित्र है जो कि बनाए गए हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं चेचक के निशान वाली चित्रकारी किस चित्रशैली से संबंधित मानी जाती है, तो जयपुर चित्रशैली से संबंधित मानी जाती है। और स्कूल का बात करें तो कौन सी हो जाएगी आपके ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित, ढूंढाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित मानी जाती है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल के सेशन में। तो आज अगर आपने ये नहीं लिखा है तो लिख लेना ना ये, ठीक है। तो अभी इसी सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।